डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे अल्पसंख्यकों की समस्याएं के ऊपर, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो कि भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है सांस्कृतिक विविधता। यहाँ पे अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों, प्रजातियों एवं भाषाओं से संबंधित लोग निवास करते हैं। एक तरफ तो यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, जिन्हें हम बहुसंख्यक समुदाय की संज्ञा दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक, जिसमें मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख भी निवास करते हैं। अधिकांश लोग भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय भाषाओं का भी भरपूर प्रचलन है, जिसमें मराठी, गुजराती, राजस्थानी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, उड़िया आदि है। भारत में हिंदू एवं हिंदी की प्रधानता है। शेष धर्मों एवं भाषाओं से संबंधित लोगों को हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। धर्म एवं भाषा की दृष्टि से भी अल्पसंख्यक समाजों की अनेक समस्याएं पाई जाती है। मुख्य समस्या क्या है कि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की एवं राष्ट्रीय एकीकरण बनाए रखने की है। असली समस्या तो यही वाली है कि उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए और इन सबको मिला के राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे बनाए रखा जाए। अब आते हैं अल्पसंख्यकों से अभिप्राय। यदि सिंपल भाषा में अपन बात करें तो अल्पसंख्यक वे है जो बहुमत से धर्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में है। यानी धर्म को ले लो तो धार्मिक रूप से जो कम संख्या में है और भाषा की दृष्टि से भी कम भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक कहलाते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में यदि कहे तो किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व होता है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। यदि इसको एक और सामान्य अर्थ में समझने की कोशिश की जाए तो वो होगा कि जिनकी संख्या 50% से कम हो, कुल जनसंख्या में से जिनकी संख्या 50% से कम हो, वो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि अल्पसंख्यकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अब आते हैं भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियाँ। भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियों के अंतर्गत 3 श्रेणी मोटे तौर पे मानी जाती है। एक धार्मिक, दूसरी भाषाई और तीसरी जनजातीय। सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों की। भारत में अनेक धर्मों से संबंधित लोग निवास करते हैं या विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ सबसे अधिक संख्या में हैं और बाकी सभी अनुयायी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है हिंदू तो बहुसंख्यक हो जाएंगे क्योंकि वो 50% से ज़्यादा है कुल जनसंख्या का। उसके बाद में अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक संख्या में है मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन और फिर अन्य आते हैं जिसमें पारसी वगैरह और बाकी सम्मिलित है। अब इसमें अपन सबसे पहले मुस्लिमों की प्रॉब्लम है, यानी कि मुसलमानों की क्या क्या समस्याएं रही है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
मुसलमानों की सबसे प्रमुख समस्या है कि सांप्रदायिक दंगे, यानी कि आज़ादी के बाद देश में अनेक बार सांप्रदायिक दंगे हुए, देश के अलग अलग कोनों में हुए। इन दंगों के कारण मुसलमानों में बहुमत संप्रदाय के विरुद्ध असुरक्षा की भावना विकसित हो गई थी। दूसरी मुसलमानों की समस्या है कि विधानमंडलों एवं प्रशासन के प्रतिनिधित्व से असंतुष्टि। विधानमंडलों एवं प्रशासनिक सेवाओं को लेकर मुसलमानों में असंतोष रहा है, क्योंकि इनमें उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। तीसरा जो इनका समस्या वो तीसरी है उर्दू भाषा का प्रश्न। मुसलमानों ने समय समय पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। कुछ राजनीतिक दलों ने यह प्रचार किया कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है, अतः उर्दू भाषा का प्रश्न एक सांप्रदायिक प्रश्न बन गया है। इसके अलावा और भी उनकी कुछ समस्याएं बनी रही है। अब आते हैं ईसाई संप्रदाय या ईसाई अल्पसंख्यक। ईसाई लोगों में शंका का एक कारण यह रहा है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाली जनजातियों ने पृथकतावादी आंदोलन को जन्म दिया है। इसके साथ ही हिंदू एवं अन्य लोगों में धर्म परिवर्तन की शंका एवं भय को गहरा किया है इन्होंने। इस प्रकार कई ईसाइयों ने भी भारतीय समाज में एकीकरण की समस्या पैदा की है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ईसाई लोगों का शासन रहा और भारत के अधिकांश ईसाई यहीं के निवासी है, और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, यानी कि वो जनजाति अभी ईसाई बन गई। ईसाइयों की संख्या केरल और दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में अधिक है। ईसाइयों के बाद आता है सिख अल्पसंख्यक। सिख अल्पसंख्यक जैसे कि आप जानती हो, ये सबसे ज़्यादा पंजाब में निवास करते हैं और इन्होंने एक समय खालिस्तान की मांग की थी, यानी कि एक समस्या पैदा की थी। उसके बाद भारतीय और विदेशों में रहने वाले अनेक सिखों का समर्थन प्राप्त हुआ और यह मांग चिंता का विषय इसलिए बन गई कि इसका नेतृत्व कुछ मुट्ठीभर उग्र तत्वों एवं आतंकवादियों के हाथ में था। तो ये तो हो गए धार्मिक अल्पसंख्यक। इसके बाद आते हैं भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक। भारत में भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से अलग है। बंगाली बोलने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं यहाँ पे, वो है 39.85 करोड़। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद में बांग्ला भाषा बोलने वाले हैं, फिर तेलुगु भाषा, फिर मराठी, फिर तमिल, फिर उर्दू, फिर गुजराती, फिर मलयालम, फिर कन्नड़, फिर उड़िया, फिर असमी, फिर पंजाबी, इस तरह। भाषाई अल्पसंख्यकों की ओर से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई। भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों का निर्माण हुआ। अल्पसंख्यकों की इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। तो उनमें से एक है संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन।
एक है अनुच्छेद 29 में नागरिकों की अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर धर्म, मूलवंश, जाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव न बरतने का प्रावधान भी किया गया है। और अनुच्छेद 30 में धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का एवं उनके प्रशासन का अधिकार भी उनको दिया गया है। अब आते हैं तीसरे प्रकार के, यानी कि जनजातीय अल्पसंख्यक। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं हैं। यहाँ पे अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति, जाति एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं। वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या में लगभग 8-9% जनजातियों का भाग है। अधिकतर जनजाति ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँचा है। आज भी अनेक जातियाँ आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वनवासी, वन्य जाति, गिरिजन तथा अनुसूचित जनजाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के प्राचीन निवासी माने जाते हैं। इनकी समस्याओं में यदि बात करें तो सबसे प्रमुख है कि ये संक्रमण के दौर से गुजर रही है, यानी कि अब इन्हें अलग अलग संस्कृतियों से संपर्क होने के कारण इनकी संस्कृति की क्षति हो रही है। इसके अलावा कुछ जनजातियों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जैसे भील और गोंड में। कुछ जनजातियों में जैसे टोडा एवं कोरवा में जनसंख्या घट रही है। कई जनजातियां नगरीय संस्कृति के संपर्क में आई हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी मूल संस्कृति में कई बदलाव हुए हैं। उनमें दिशाहीनता एवं सांस्कृतिक छिन्न भिन्नता पैदा हुई है और मानसिक असंतोष भी बढ़ा है। ब्रिटिश काल में जनजातीय लोगों के संपर्क ईसाई मिशनरियों से हुए और राज्य कर्मचारियों के साथ भी बढ़े, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ लाभ तो प्राप्त हुए, लेकिन इनसे उनके जीवन में विघटन भी प्रारंभ हो गया। जनजातियों के निवास क्षेत्र में व्यापारी और ठेकेदार लोग पहुंच गए और उन्होंने जनजातीय लोगों का खूब आर्थिक शोषण किया। तो ये थी जनजातियों से संबंधित समस्याएं, जिसके लिए सरकार ने समय समय पर काफ़ी योजनाएं चलाई, उनका कल्याण किया। जैसे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं एवं पंचायतों में तथा सरकारी नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें शुल्क मुक्ति प्रदान की गई। छात्रावासों की व्यवस्था की गई तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी इनके कल्याण के लिए ढेर सारी धनराशि खर्च की गई। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। धन्यवाद।